कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भविष्य से जहां टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच से भी आगे निकल चुकी हैं। अब रोबोट्स सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि हमारी दुनिया का एक बेहद अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये रोबोट्स हर वो काम कर सकते हैं जो एक इंसान करता है, चाहे वो कार रेस जीतना हो, लजीज खाना बनाना हो, लोगों की जान बचाना हो या फिर सिविल सर्विस और पुलिस जैसी बड़ी जिम्मेदारियां संभालना हो। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि लोग स्वेच्छा से इन रोबोट्स को अपना चेहरा तक डोनेट करते थे, जिसकी वजह से ये हूबहू इंसानों जैसे दिखते थे और उनके हाव भाव इंसानों से भी ज्यादा सच्चे लगते थे। लेकिन फिर साल 2055 में लॉस एंजलिस के बीचों बीच एक भयानक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है जिसमें लाखों लोग पल भर में मारे जाते हैं। इस तबाही का असली सच ये था कि ये इंसानों की खुद की कोडिंग की गलती की वजह से हुआ था, लेकिन अमेरिकन सरकार ने अपनी गलती को छिपाने के लिए सारा इल्जाम चुपचाप एआई के सिर मर दिया। वे पूरी दुनिया के सामने चिल्ला कर एआई को मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित कर देते हैं और कसम खाते हैं कि वे इस धरती से एआई रोबोट्स का नामो निशान मिटा देंगे। अमेरिका में तो वे लगभग सभी रोबोट्स का सफाया कर देते हैं, लेकिन दुनिया के बड़े हिस्से न्यू एशिया के लोग और सरकारें अब भी एआई को अपना दोस्त मानती थीं। अमेरिका अब न्यू एशिया में छिपे इन रोबोट्स को भी एक एक कर खत्म करने पर आमादा था। इस भयंकर नफरत और जंग को चलते हुए पूरे 10 साल बीत चुके हैं। अब कहानी हमें सीधे न्यू एशिया के शांत इलाके में ले जाती है, जहां रात के अंधेरे में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स चुपके से आगे बढ़ रहे हैं। उनका मिशन है यहां छिपे एआई रोबोट्स का पूरी तरह सफाया करना। लेकिन इस मिशन में उनके पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे पूरी दुनिया कांपती थी। वो है नोमैड, जो अमेरिकन सरकार द्वारा बनाया गया एक बेहद घातक, एडवांस और विशालकाय स्पेस स्टेशन है, जो अंतरिक्ष से सीधे न्यू एशिया के कोने कोने पर नीली लेजर लाइटें से स्कैन कर कोई टारगेट मिलते ही मिसाइलें बरसाता है। एआई रोबोट्स के लिए ये नोमैड साक्षात मौत का दूसरा नाम बन चुका है। पास ही समुद्र किनारे बने एक खूबसूरत बीच हाउस में हमारी मुलाकात जोशुआ और उसकी पत्नी माया से होती है। माया प्रेग्नेंट है और दोनों अपनी आने वाली संतान और इस शांत दुनिया को लेकर बेहद खुश थे। तभी अचानक घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जोशुआ अपने कटे हुए हाथ और पैर पर रोबोटिक अंग पहनता है जो उसके दिमाग के इशारों पर बिल्कुल असली की तरह काम करते हैं। या न्यू एशिया के विद्रोही एआई रोबोट्स एक घायल अमेरिकन सोल्जर को पकड़कर लाते हैं। एआई कमांडर हारून जोशुआ और माया को चेतावनी देता है कि अमेरिकी सेना ने उनके इस गुप्त ठिकाने को ढूंढ निकाला है। बहुत सारे अमेरिकी सैनिक यहाँ पहुंच चुके हैं और खुद साक्षात मौत बनकर नोमैड स्पेस स्टेशन भी उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत ये जगह छोड़कर भागना होगा। अब जोशुआ को बंदूक से उस सोल्डर को खत्म करना था, लेकिन जोशुआ उस सैनिक को मारने के बजाय घबराहट में चुपके से उससे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? यहाँ एआई रोबोट्स बनाने वाला निर्माता नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तुमने मेरा पूरा मिशन खराब कर दिया। हमें पता चलता है कि जोशुआ कोई आम इंसान नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का अंडरकवर स्पाई एजेंट था, जो एआई के गॉडफादर निर्माता तक पहुंचने के लिए यहाँ रोबोट्स का भरोसा जीतकर रह रहा था। बदकिस्मती से जोशुआ की ये सारी बातें पीछे खड़ी उसकी पत्नी माया सुन लेती है। माया का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास हो चुका था कि जिस इंसान को वो अपना सब कुछ मानती थी उसने उन्हें धोखा दिया है। जोशुआ माया को समझाने के लिए कहता है, माया मेरा यकीन करो, तुम्हारे लिए मेरा प्यार सच्चा है, हमारा आने वाला बच्चा सच्चा है, लेकिन ये रोबोट्स ये सिर्फ मेटल और कोडिंग है, ये फेक हैं, हम रियल हैं। लेकिन माया रोते हुए कहती है कि रोबोट्स के पास भी दिल होता है। वो जोशुआ की किसी बात पर भरोसा नहीं करती और वहां से भाग जाती है। इसी बीच अमेरिकी सेना वहां धावा बोल देती है। रोबोट्स और इंसानों के बीच भयंकर गोलीबारी और धमाके शुरू हो जाते हैं। इस अफरा तफरी के बीच माया अपने कुछ साथी रोबोट्स के साथ जान बचाने के लिए एक बोट में बैठकर समुद्र के रास्ते भागने लगती है। तभी आसमान से नोमैड की वो मनहूस नीली लेजर लाइट सीधे माया की नाव पर आकर टिक जाती है। नोमैड का टारगेट लॉक हो चुका था। जोशुआ किनारे पर खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही पल अंतरिक्ष से नोमैड की घातक मिसाइल सीधे माया की नाव पर गिरती है और जोरदार धमाके के साथ माया और उसके साथी पल भर में राख बनकर समंदर में विलीन हो जाते हैं। जोशुआ अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ उजड़ते हुए देखता रह जाता है।
इस दर्दनाक हादसे के पूरे 5 साल बाद हम जोशुआ को देखते हैं। वो वापस अमेरिका लौट चुका है, लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुका है। वो सिर्फ अपनी पत्नी माया की यादों के सहारे एक जिंदा लाश की तरह जी रहा है। टीवी पर एक बड़ी न्यूज चल रही थी। बताया जाता है कि न्यू एशिया में छिपा निर्माता, जो एआई रोबोट्स का असली क्रिएटर है, अब एक ऐसा नया और सीक्रेट हथियार बना चुका है जो युद्ध का पासा पलट सकता है। अमेरिकी सरकार हर हाल में निर्माता के ठिकाने को नेस्तनाबूद करना चाहती है। इसी सिलसिले में अमेरिकी साइंटिस्ट जोशुआ के दिमाग को एक एडवांस मशीन से स्कैन करते हैं, ताकि 5 साल पहले न्यू एशिया में अंडरकवर रहते हुए जोशुआ ने जो भी सीक्रेट्स और रास्ते जाने थे उन्हें ढूंढा जा सके। जोशुआ पिछले 5 साल से लॉस एंजलिस के उसी ग्राउंड जीरो न्यूक्लियर ब्लास्ट वाली जगह पर एक स्क्रैप वर्कर यानी कबाड़ उठाने वाले की मामूली नौकरी कर रहा है। दरअसल 15 साल पहले हुए इसी धमाके में जोशुआ ने अपने माँ बाप को खो दिया था और अपने असली हाथ पैर भी खो दिए थे, और अब वो उसी मलबे की सफाई करता है। तभी काम के दौरान उन्हें एक पुराना रोबोट मिलता है। वो बिल्कुल एक असली इंसान की तरह चीखने चिल्लाने लगता है। ये देखकर जोशुआ की साथी वर्कर बुरी तरह डर कारण कहती है, ये तो बिल्कुल इंसानों की तरह रो रहा है। लेकिन जोशुआ बिना किसी इमोशन के उस रोबोट को स्विच ऑफ कर देता है और कहता है, घबराओ मत, ये कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ एक कोडिंग और प्रोग्रामिंग है। असल में अमेरिका ने लाखों रोबोट्स को, जिनमें इंसानों जैसे इमोशंस थे, एक जगह कचरे की तरह इकट्ठा कर रखे थे। अमेरिका के लिए वे सिर्फ मेटल थे, जिन्हें बेदर्दी से पीसकर रिसाइकल किया जाता है। खबरों में आगे दिखाया जाता है कि अमेरिका इस जंग में बहुत आगे है और उनका $1 ट्रिलियन का नोमैड स्पेस स्टेशन इसमें सबसे बड़ा रोल निभा रहा है। लेकिन जोशुआ को अब इस जंग या अमेरिका की जीत से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अपनी पुरानी यादों में खोया रहता था कि कैसे धमाके में हाथ पैर खोने के बाद माया ने उसे नए मैकेनिकल हाथ पैर देकर जीना सिखाया था। तभी एक रात जोशुआ के घर अमेरिकी सेना की सबसे क्रूर सुप्रीम कमांडर और कर्नल हॉवेल पहुंचते हैं। सुप्रीम कमांडर जोशुआ को एक बेहद चौंकाने वाली खबर देता है कि न्यू एशिया के रोबोट्स ने एक नया घातक हथियार बनाया है, जिसका कोड नेम अल्फा ओ है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि यह अंतरिक्ष में घूम रहे नोमैड को भी पल भर में तबाह कर सकता है। कर्नल हॉवेल नफरत से कहती है, न्यू एशिया के लोग उन रोबोट्स को अपनी तरह समझते हैं। वहां रोबोट्स खेती करते हैं, दवाइयां बनाते हैं, यहां तक कि इंसानों की तरह पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन वे रोबोट्स नहीं जानते कि हम इंसान उनसे भी ज्यादा खतरनाक और चालाक हैं। वे दोनों जोशुआ से कहते हैं कि वो इस मिशन पर उनके साथ न्यू एशिया चले, क्योंकि वो वहां के रास्तों को अच्छे से जानता है, ताकि अल्फा ओ और निर्माता दोनों को खत्म किया जा सके। लेकिन जोशुआ साफ मना कर देता है और गुस्से में कहता है, 5 साल पहले मैं निर्माता को ढूंढने के बिल्कुल करीब था, लेकिन तुम्हारी इस सेना और नोमैड के हमले ने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। उस हमले में मेरी पत्नी और मेरा अजन्मा बच्चा भी मारे गए। अब मेरा इस मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी वे जोशुआ के सामने कुछ खुफिया एआई ग्राफिक्स और वीडियो फुटेज रखते हैं। फुटेज दिखाकर वे दावा करते हैं कि माया मरी नहीं है, बल्कि उसे कुछ समय पहले न्यू एशिया के एक ठिकाने पर जिंदा देखा गया है। वे कहते हैं, जोशुआ, अगर तुम हमारी टीम को उस ठिकाने तक गाइड करो तो तुम अपनी पत्नी माया को अमेरिका ला सकते हो। माया के जिंदा होने की बात सुनते ही जोशुआ के अंदर एक नई उम्मीद जाग उठती है और वो ना चाहते हुए भी इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाता है। पूरी अमेरिकन टीम एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर में सवार होकर न्यू एशिया के मिशन पर रवाना हो जाती है। सफर के दौरान कर्नल हॉवेल डिजिटल मैपिंग के जरिए सबको ब्रीफिंग देती है कि उनका असली टारगेट न्यू एशिया की एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब है। उनका प्लान है लैब के अंदर घुसकर उस घातक हथियार अल्फा ओ को ढूंढना और फिर नोमैड स्पेस स्टेशन को सिग्नल भेजकर उस पूरे इलाके को पल भर में राख कर देना। कर्नल हॉवेल सबको आगाह करती है, वहां बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि उस इलाके में असली इंसान, रोबोट्स और सिमुलेट्स यानी इंसानी चेहरे वाले रोबोट्स सब मिलकर एक बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। इसी दौरान कर्नल हॉवेल जोशुआ के पास आती है और अपनी नफरत की वजह बताते हुए कहती है, जोशुआ, तुमने इस जंग में सिर्फ अपनी पत्नी को खोया है, लेकिन मैंने अपने 2 जवान बेटों को खोया है। ये जंग हम सब के लिए सिर्फ नुकसान लाई है। इसके बाद मुख्य फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग होता है और तय लोकेशन पर नीचे लैंड कर जाता है। लेकिन जमीन पर कदम रखते ही अमेरिकन सोल्जर्स हैरान रह जाते हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जहां एक हाईटेक लैब होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ एक खाली मैदान था।
तभी उनकी नजर वहां की बस्ती के कुछ लोगों पर पड़ती है। अमेरिकी सैनिक तुरंत उन्हें हथियारों के दम पर डराते धमकाते हैं। उनकी भाषा अलग थी, इसलिए ट्रांसलेटर डिवाइस के जरिए उनसे लैब का रास्ता पूछा जाता है, लेकिन वे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि वे सिर्फ मामूली किसान हैं। तभी वहां डरी हुई एक छोटी बच्ची के इशारे को जोशुआ भांप लेता है और उसकी नजर एक गुप्त बटन पर पड़ती है, जिसको घुमाते ही जमीन के नीचे छिपा अंडरग्राउंड लैब का गुप्त रास्ता खुल जाता है। अमेरिकी सोल्जर्स बिना एक पल गवाए पूरी प्लानिंग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए उस बंकर जैसी लैब में घुस जाते हैं। अंदर कंट्रोल रूम में बैठे एआई ऑफिशियल्स को उनके आने की भनक लग जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिकन सोल्जर्स अंदर घुसते ही अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देते हैं और वहां के हालत को कंट्रोल में कर लेते हैं। वे वहां मौजूद साइंटिस्ट को भी मारने लगते हैं। खुद को बचाने के लिए साइंटिस्ट तुरंत एक अभेद्य बुलेट प्रूफ शीशे का दरवाजा लॉक कर देते हैं, जिसे अमेरिकी सैनिक चाहकर भी नहीं तोड़ पाते। उन्हें उस लॉक को हर हाल में हैक करना था। इसी बीच लैब के बैकअप और सेफ्टी के लिए न्यू एशिया की एआई पुलिस की एक बहुत बड़ी टुकड़ी भारी हथियारों के साथ वहां पहुंचने लगती है। वे एक सोल्जर पर हथियार तानते हैं, लेकिन उसने पहले ही ऊपर की तरफ मिसाइल लॉन्च कर दी थी, जिससे वे सब तबाह हो गए। हालांकि बाहर एआई रोबोट्स की भारी पुलिस फोर्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। अमेरिकन सोल्जर्स के पास बुलेट प्रूफ लॉक के ऑटोमेटिक खुलने का इंतजार करने का वक्त नहीं था, इसलिए बाकी सैनिक बैकअप के लिए एआई पुलिस को बाहर ही रोकने निकल जाते हैं और जोशुआ को उस लॉक के पास अकेला छोड़ देते हैं। कुछ ही देर में जैसे ही वो डिजिटल लॉक ऑटोमेटिक खुलता है, जोशुआ बंदूक ताने अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। वहां कोई विशाल मिसाइल या बम नहीं था, बल्कि एक छोटी सी बच्ची बैठी आराम से टीवी देख रही थी। वह एक सिमुलेट एआई बच्ची थी। जोशुआ सोच में पड़ जाता है कि क्या ये मासूम सी बच्ची ही अमेरिकी सरकार का सबसे बड़ा डर यानी अल्फा ओ हथियार है। तभी लैब की एक महिला वर्कर जोशुआ को रोकने की कोशिश करती है और उस बच्ची को वहां से भागने को कहती है। वह बच्ची तुरंत उस सीक्रेट रास्ते से भागकर बाहर खुले मैदानों की तरफ निकल जाती है। अब यह पूरी तरह पक्का हो चुका था कि इसी लैब में अल्फा ओ मौजूद है और इस अंडरग्राउंड लैब की सटीक लोकेशन मिलते ही अमेरिकी कमांड सेंटर तुरंत अंतरिक्ष से नोमैड स्पेस स्टेशन को एक्टिवेट कर देता है। नोमैड की नीली विनाशकारी किरणें आसमान से सीधे उस लैब पर लॉक हो जाती हैं। मिशन पूरा होते देख अमेरिकन सोल्जर्स वापस भागने के लिए अपने फाइटर जेट की तरफ दौड़ते हैं। कुछ सैनिक अभी जेट तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए कर्नल हॉवेल बाहर ही रुककर उनका इंतजार करती है, जबकि जोशुआ अपनी आंखों के सामने रोबोट्स और सैनिकों के बीच चल रही भयंकर तबाही और जंग को देख रहा था। तभी एक खौफनाक घटना होती है। भागते हुए एक अमेरिकी सैनिक की पीठ पर एक रोबोट चुपके से एक मैग्नेटिक टाइम बम चिपका देता है। सैनिक उसे निकाल नहीं पाते और देखते ही देखते एक जोरदार धमाका होता है। फाइटर जेट में मौजूद सभी अमेरिकन सोल्जर्स के पल भर में चीथड़ों में उड़ जाते हैं। ठीक उसी वक्त आसमान से नोमैड की महाविनाशकारी मिसाइलें सीधे उस अंडरग्राउंड लैब पर आकर गिरती हैं। एक ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला ब्लास्ट होता है जो जमीन के नीचे बनी उस पूरी लैब और आसपास के वजूद को हमेशा के लिए मिटाकर राख कर देता है। लेकिन अमेरिकी सेना का असली मकसद अब भी अधूरा था, क्योंकि वो रहस्यमयी छोटी बच्ची यानी अल्फा ओ इस भयंकर धमाके से पहले ही सुरक्षित बाहर भागने में कामयाब हो चुकी थी। अगली सुबह जब जोशुआ की आंख खुलती है तो उसे अपने पास वही छोटी एआई बच्ची मिलती है। जोशुआ उसे एक मामूली रोबोट समझकर वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये बच्ची कितनी एडवांस और खतरनाक है। तभी खेतों में जोशुआ को अपना अमेरिकी साथी सिपली मिलता है, जो रात के हमले में बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अभी वे बात कर ही रहे थे कि आसमान में उन्हें न्यू एशिया की मिलिट्री शिप्स पेट्रोलिंग करती हुई दिखती हैं। उनसे बचने के लिए जोशुआ अपने साथी सिपली को पास के एक घर में ले जाता है। तभी जोशुआ की नजर उस बच्ची पर पड़ती है और वो दंग रह जाता है। वो बच्ची बिना रिमोट या हाथ लगाए सिर्फ अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ती है और घर का टीवी अपने आप चालू हो जाता है।
असल में वो कोई सामान्य रोबोट नहीं थी, वह दुनिया की पहली ऐसी एआई थी जो अपनी मानसिक तरंगों से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को दूर से ही कंट्रोल कर सकती थी। लैब में उसे बचपन से इंसानी भावनाओं और दुनिया को समझना सिखाया जा रहा था। वह सबसे अलग और खास थी। इसी बीच जोशुआ को कर्नल हॉवेल का रेडियो कॉल आता है। जोशुआ उसे सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करते हुए बताता है, कर्नल, वह अल्फा ओ हथियार कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची है। यह सुनकर कर्नल हॉवेल हैरान रह जाती है और आदेश देती है, जोशुआ, हर तरफ पुलिस फैली है, मैं वहां नहीं आ सकती, तुम तुरंत उस बच्ची को लेकर मेरे पास आओ और अगर ला नहीं सकते तो उसे वही खत्म कर दो। लेकिन कर्नल के लिए मुसीबत बढ़ चुकी थी। अगले ही पल न्यू एशिया की एआई पुलिस कर्नल हॉवेल और उसके साथी कैप्टन कॉटन को घेर कर गिरफ्तार कर लेती है। उधर घर के अंदर जोशुआ उस बच्ची को एक ड्राइंग बनाते हुए देखता है। वो स्केच देखकर जोशुआ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बच्ची ने हूबहू माया के ऊपर छापा निशान बनाया था। तभी उस घर का असली मालिक वहां आ जाता है जो खुद एक सिमुलेट था। वो जैसे ही उस बच्ची को देखता है तुरंत पहचान जाता है और श्रद्धा से कहता है, ये अल्फा ओ है, इस विनाशकारी जंग को खत्म करने की हमारी आखिरी उम्मीद, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो जोशुआ को एक अमेरिकी एजेंट पहचान कर उस पर गन तान देता है, लेकिन जोशुआ फुर्ती दिखाते हुए पलक झपकते ही उस सिमुलेट को गोली मार देता है। वो बच्ची को देख समझाता है, मैंने इसे जान से नहीं मारा, रोबोट्स मरते नहीं है, मैंने उसे बस ऑफ किया है। जबकि गोली की आवाज सुनते ही बाहर गश्त कर रही एआई पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। जोशुआ तुरंत उस बच्ची को माया की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इसे जानती हो, ये कहां है? बच्ची के चेहरे के हाव भाव से साफ लग रहा था कि उसका माया से कोई बहुत गहरा कनेक्शन है। तभी बाहर कई सारे एआई पुलिस आ जाती है और पोजीशन लेकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। जोशुआ तुरंत जख्मी सिपली और उस बच्ची को गाड़ी में बैठाता है। तभी एक चालाक एआई पुलिस वाला उनके पास एक घातक टाइमर बम फेंक देता है। वे बस ब्लास्ट होने ही वाले थे कि तभी वहां मौजूद एक वफादार कुत्ते ने फुर्ती से उस बम को वापस दौड़कर एआई पुलिस की टुकड़ी के बीच फेंक दिया। धड़ाम! पुलिस वाले परखच्चे उड़कर बिखर जाते हैं। इस तरह बाल बाल जान बचाकर जोशुआ, सिपली और वो बच्ची कार लेकर वहां से तेजी से रफू चक्कर हो जाते हैं। दूसरी तरफ न्यू एशिया की एआई पुलिस की गाड़ी में कैदी बने कर्नल हॉवेल और कैप्टन कॉटन एक खतरनाक चाल चलते हैं। वे कस्टडी में ही चालाकी से एआई पुलिस वाले का ध्यान भटकाते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। चलती गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर कई बार पलटती है, लेकिन कर्नल और कैप्टन फुर्ती से उस पुलिस वैन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। रास्ते के ग्रामीण किसानों को भनक तक नहीं लगती कि पुलिस की गाड़ी ने वे अमेरिकी सैनिक है। उधर जोशुआ और वह बच्ची गाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी कार में खराबी आ जाती है। जोशुआ उस बच्ची से माया का पता पूछ ही रहा था कि अचानक उनका जख्मी साथी सिपली जोशुआ पर गन तान देता है। वह चिल्लाकर कहता है, जोशुआ, अपनी पत्नी के चक्कर में मिशन से मत भटको, तुरंत अमेरिकी बेस की तरफ चलो। जोशुआ उसे समझाता है, यहाँ से अमेरिकी बेस 400 मील दूर है और तुम्हारी हालत खराब है। पास ही शहर में मेरा एक पुराना दोस्त रहता है, मैं पहले तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। सिबली उस एआई बच्ची को नफरत से देखते हुए गुस्से में था, लेकिन चोट और भारी खून बहने के कारण वो उसी वक्त दम तोड़ देता है। वो मासूम बच्ची, जिसे इंसानों और रोबोट्स की मौत का फर्क नहीं पता था, मासूमियत से कहती है, ये तो ऑफ हो गया। तभी जोशुआ को दूर से कुछ स्थानीय लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। वो तुरंत बच्ची के सिर पर एक टोपी पहना देता है ताकि उसके पीछे का मैकेनिकल हिस्सा छिप जाए और वो एक असली इंसान लगे। इसी बीच जोशुआ उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? बच्ची कहती है, कैंडी, क्योंकि मुझे कैंडी पसंद है। जोशुआ मुस्कुराकर कहता है, ये कोई नाम नहीं है। तभी वो उसके मॉडल कोड अल्फा ओ को देखता है और उसे एल्फी नाम दे देता है। जोशुआ आने वाले लोगों से झूठ बोलता है कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, जिसके बाद वे लोग तरस खाकर उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देते हैं। कुछ समय बाद कर्नल हॉवेल और कैप्टन कॉटन भी उसी जगह पहुंचते हैं जहां जोशुआ की गाड़ी खराब हुई थी। उन्हें उसमें सिपली की लाश मिलती है। वे ये जानने के लिए कि जोशुआ और वो हथियार
बच्ची कहाँ है, सिपली के दिमाग की मेमोरी चिप निकालते हैं और तकनीक का इस्तेमाल करके उसे एआई सिमुलेट के सिर में फिट कर देते हैं। कर्नल उसे सिर्फ 30 सेकंड के लिए जिंदा करती है और पूछती है क्या वो हथियार खत्म हो गया, वे कहाँ हैं? सिपली का दिमाग एक्टिवेट होते ही वो बताता है नहीं, वो बच्ची जोशुआ के पास है, वो उसे अपने किसी दोस्त के पास ले गया है और 30 सेकंड पूरे होते ही वो ऑफ हो जाता है। अब शहर के अंदर एआई पुलिस जोशुआ और एल्फी को ढूंढने के लिए अलर्ट जारी कर चुकी थी। हर जगह उनकी तस्वीरें और खबरें चल रही थी। जब जोशुआ लिफ्ट वाली गाड़ी से शहर के चेक पोस्ट पर पहुंचता है तो एआई पुलिस वाले गाड़ी की चेकिंग शुरू करते हैं। तभी एक पुलिस वाले की नजर एल्फी पर पड़ती है और वो उसे पहचान जाता है। खतरा भांपते ही एल्फी तुरंत अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ती है और अपनी जादुई पावर से पूरे चेक पोस्ट का सिस्टम हैक करके लाइटें बंद कर देती है। चारों तरफ अंधेरा और अफरा तफरी मच जाती है। जोशुआ चिल्लाता है, एल्फी इस गाड़ी को भी हैक करो। एल्फी पल भर में उस गाड़ी के सिस्टम को भी हैक कर लेती है और वे एआई पुलिस को चकमा देकर गाड़ी को तेजी से भगा ले जाता है। जैसे ही शहर की पुलिस रेडियो पर सूचना देती है कि वे दोनों शहर के भीतर ही कहीं छिपे हैं, कर्नल और कैप्टन भी सतर्क होकर अपनी गाड़ी उसी तरफ मोड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ न्यू एशिया की एआई मिलिट्री को शहर के बाहर कुछ मृत अमेरिकी सैनिक और एआई सिमुलेट्स मिलते हैं और वे भी इस पूरे हालात का जायजा लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। जंग अब बेहद करीब आ चुकी थी। रास्ते में एक पब्लिक प्लेस पर बड़ा सा डिजिटल विज्ञापन चल रहा था जिसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे कोई भी इंसान अपनी शक्ल एआई को डोनेट कर सकता है, जिससे हूबहू उसी के चेहरे वाला सिमुलेट रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। वहीं बस स्टेशन पर जोशुआ और एल्फी पुलिस से छिपकर बैठे थे। आसपास एआई सुरक्षा पुलिस गश्त कर रही थी। जोशुआ एल्फी को एक मैप दिखाता है और मासूमियत से कहता है, एल्फी ये एक गेम है, तुम्हें बस इस मैप में वो लोकेशन बतानी है जहां मेरी पत्नी माया रहती है और तुम ये गेम जीत जाओगी। लेकिन एल्फी को ये गेम पसंद नहीं आता। इसके बाद जोशुआ उसे लेकर एक बस में चढ़ जाता है ताकि वे शहर में रह रहे उसके पुराने अमेरिकी दोस्त के पास पहुंच सकें। इस बस को भी एक एआई रोबोट ही चला रहा था। सफर के दौरान एल्फी जिज्ञासु होकर जोशुआ से पूछती है, हम रोबोट्स को इंसानों ने बनाया है, लेकिन तुम्हें किसने बनाया? जोशुआ जवाब देता है, मेरे माता पिता ने। एल्फी फिर पूछती है, तो अब वे कहाँ हैं? जोशुआ मायूसी से कहता है, वे अब स्वर्ग में हैं। ये सुनकर एल्फी कहती है, तो मैं भी स्वर्ग जाना चाहती हूँ। लेकिन जोशुआ कड़वा सच बताते हुए कहता है कि स्वर्ग तुम जैसे रोबोट्स के लिए नहीं है और ना ही मेरे जैसे बुरे इंसानों के लिए। तभी रास्ते में एक मेट्रो स्टेशन के पास जोशुआ को अचानक सड़क पार अपनी पत्नी माया की झलक दिखाई देती है। वो पागलों की तरह उस तरफ भागता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट जाता है। वहां एक नहीं बल्कि माया के चेहरे वाली कई सारी रोबोटिक महिलाएं खड़ी थीं। असल में ये वो रोबोट्स थे जिन्हें माया के डोनेट किए हुए चेहरे के आधार पर बनाया गया था। खैर, इसके बाद जोशुआ अपने पुराने अमेरिकी दोस्त ड्रू के पास पहुंचता है। ड्रू अमेरिकी सेना का एक पूर्व टेक साइंटिस्ट था जो अब न्यू एशिया में एक एआई फैक्ट्री में काम कर रहा था। ड्रू जोशुआ को बताता है, अमेरिकी सरकार को लगता है कि इस बच्ची का पिता खुद निर्माता है जिसने इसे नोमैड को तबाह करने के लिए बनाया है। इसी बीच जोशुआ की मुलाकात ड्रू की एआई गर्लफ्रेंड से भी होती है और उसकी शक्ल भी हूबहू माया जैसी थी। इसके बाद ड्रू जोशुआ को एआई फैक्ट्री के अंदर ले जाता है जहां माया के चेहरे वाले और भी कई नए रोबोट्स असेंबल किए जा रहे थे। जब ड्रू एडवांस मशीनों के जरिए एल्फी को बहुत गौर से चेक और स्कैन करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जोशुआ से कहता है, जोशुआ ये कोई साधारण रोबोट नहीं है, इसका पूरा सोर्स कोड एनक्रिप्टेड है। दुनिया के बाकी सारे रोबोट्स एक दूसरे की कॉपी पेस्ट होते हैं, लेकिन ये बच्ची पूरी दुनिया में सबसे अलग और अनोखी है। ऐसा रोबोट आज तक इंसानी इतिहास में कभी नहीं बनाया गया। फ्लैट की खिड़की से बाहर का नजारा बेहद अजीब था। वहां इंसानों की चिताओं के पास खड़े एआई रोबोट्स भी इंसानों की तरह बेहद इमोशनल और दुखी होकर प्रार्थना कर रहे थे। न्यू एशिया में एआई अब वहां के समाज और कल्ट का एक अटूट हिस्सा बन चुका था। अंदर ड्रो की एआई गर्लफ्रेंड एल्फी से बात कर रही होती है तो मासूम एल्फी कहती है, मैं जोशुआ के साथ एक नया गेम खेल रही हूँ और इस गेम में मुझे जोशुआ को पुलिस से बचाना है। तभी ड्रो की गर्लफ्रेंड के सिस्टम पर एक फूड डिलीवरी का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन ड्रो और जोशुआ इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि ये एआई पुलिस का बुना हुआ एक खतरनाक जाल था। पुलिस को उनके सीक्रेट ठिकाने का पता चल चुका था और भारी एआई पुलिस फोर्स ने उस पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। जैसे ही ड्रो की एआई गर्लफ्रेंड उस फूड डिलीवरी बॉक्स को खोलती है, अंदर एक खतरनाक टाइम बॉम्ब निकलता है। अगले ही पल धड़ाम
एक जोरदार धमाका होता है और पूरा फ्लैट आग की लपटों में घिर जाता है। धमाका होते ही एआई पुलिस की कमांडो टुकड़ी फ्लैट के अंदर घुसती है और सीधे एल्फी के पास पहुंच जाती है। कमांडर कहता है, अल्फा ओ, हम तुम्हें सुरक्षित वापस लेने आए हैं। लेकिन एल्फी उनके साथ जाने से साफ मना कर देती है। रोबोट्स उसे जबरदस्ती ले जाने के लिए एक डिवाइस से टेम्परेरी ऑफ करने ही वाले थे कि तभी जोशुआ अपनी राइफल के साथ वहां एंट्री मारता है। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। जोशुआ कवर लेते हुए सटीक निशाने लगाता है और एक के बाद एक एआई पुलिस वालों को ढेर कर देता है। वो एल्फी को अपनी बाहों में उठाता है और बाहर की तरफ भागता है। इधर ड्रू अपनी जान से प्यारी एआई गर्लफ्रेंड की जली हुई बॉडी को देखकर बुरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। वे सब अपनी जान बचाकर तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं। कुछ ही देर बाद बाकी पुलिस वाले भी यहां पहुंचते हैं, लेकिन तभी दो पुलिस वाले बाकी सबको गोलियों से मार गिराते हैं। दरअसल वे दोनों कर्नल हॉवेल और कैप्टन कॉटन थे, जो एआई पुलिस में चुपके से शामिल हो गए थे। कर्नल तुरंत ड्रू की उस मृत एआई गर्लफ्रेंड की मेमोरी चिप को हैक करने के लिए कहती है, ताकि जोशुआ की अगली लोकेशन का पता लगाया जा सके। उधर जोशुआ, ड्रू और एल्फी गाड़ी से समंदर किनारे के पास भाग रहे थे और उनके पीछे पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। लेकिन ड्रू के बार बार मना करने के बावजूद जोशुआ बाहर निकलता है और उसी पुराने बीच हाउस की तरफ चला जाता है, जहां 5 साल पहले वो माया के साथ रहता था। जोशुआ को उम्मीद थी कि शायद वहां माया का कोई सुराग मिल जाए। यहाँ एआई पुलिस भी आने वाली थी। मलबे को ढूंढते हुए जोशुआ को वहां जमीन पर माया की वही पुरानी अंगूठी मिलती है, जो उनके प्यार की आखिरी निशानी थी। तभी एल्फी भी वहां पहुंच जाती है। अपनी पत्नी को खोने के गम और फ्रस्ट्रेशन में जोशुआ का मानसिक संतुलन डगमगा जाता है। वह मासूम एल्फी पर जोर से चिल्ला पड़ता है, माया कहां है? तुम जानती हो ना कि वो कहां है? मुझे बताती क्यों नहीं हो? लेकिन एल्फी को सहमा हुआ देखकर जोशुआ को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह रोते हुए उस बच्ची से माफी मांगता है। तभी अचानक ड्रू लड़खड़ाते हुए बीच हाउस के अंदर आता है। पुलिस वाले ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। मरने से ठीक पहले ड्रू सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करता है। ड्रू हाफते हुए कहता है, जोशुआ, अमेरिकी सरकार जिस निर्माता को ढूंढ रही है वो कोई रोबोट या कोई और नहीं है। 5 साल पहले जिस रात नोमैड ने यहाँ हमला किया था, उसी रात हमें पता चला था कि इन सारे एआई रोबोट्स को बनाने वाली असली निर्माता खुद तुम्हारी पत्नी माया है। हाँ जोशुआ, माया ही निर्माता है और ये सच अमेरिकी मिलिट्री ने तुमसे छिपाया ताकि तुम इस मिशन का हिस्सा बनो। ये खौफनाक सच बताते ही ड्रू जोशुआ की गोद में दम तोड़ देता है। जोशुआ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिस निर्माता को मारने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी माया है। इसके बाद जोशुआ बिना एक पल गवाए एल्फी को लेकर एआई पुलिस से बचने के लिए बीच हाउस से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। चारों तरफ से बड़ी तादाद में न्यू एशिया की एआई पुलिस फोर्स उसे घेर लेती है और जोशुआ को घुटनों के बल जमीन पर बैठाकर पकड़ लेती है। तभी एआई सुप्रीम कमांडर हारून वहां पहुंचता है। जोशुआ को देखते ही वो चौंक कर बोलता है, भाई तुम? हारून एल्फी को देखकर गले लगाता है और जोशुआ को तुरंत बेहोश करवा देता है। यहीं पर कहानी में माया के अतीत का एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। दरअसल माया के पिता ही निर्माता यानी एआई के असली फाउंडर थे, जिन्होंने एक के बाद एक कई शानदार एआई रोबोट्स बनाए थे। माया को बचपन से ही अपने पिता के इस काम में काफी रुचि थी, लेकिन जब उसके पिता की मौत हो गई तो इन एआई सिमुलेट्स और रोबोट्स ने ही माया को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला पोसा और बड़ा किया था। यही वजह थी कि माया के लिए ये रोबोट्स सिर्फ कोई मशीनें नहीं थे, बल्कि उसका अपना सगा परिवार थे, जिन्हें वो किसी भी कीमत पर तबाही से बचाना चाहती थी। अगली सुबह का मंजर बदलता है। समंदर की लहरों के बीच एक बड़ी सैन्य बोट न्यू एशिया के गुप्त बेस की तरफ बढ़ रही थी। इस बोट में सारे विद्रोही रोबोट सवार थे और जोशुआ को एक कमरे में कैद करके रखा गया था। कमांडर हारून जोशुआ से पूछता है, ये बच्ची तुम्हारे लिए क्या है? तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? जोशुआ बेबसी से कहता है, मैं सिर्फ अपनी पत्नी माया तक पहुंचना चाहता हूं, मुझे इस जंग से कोई मतलब नहीं है। तब हारून एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहता है, जोशुआ,
इस बच्ची को खुद निर्माता यानी तुम्हारी पत्नी माया ने बनाया है। अमेरिका के खतरनाक हथियारों का जवाब देने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हारून आगे अमेरिका के उस झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहता है, लॉस एंजलिस का वो न्यूक्लियर ब्लास्ट इंसानों की खुद की कोडिंग एरर की वजह से हुआ था, लेकिन अमेरिका ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए सारा इल्जाम हम पर मर दिया और अब वे हमें इस धरती से मिटाना चाहते हैं। जोशुआ, अगर हम ये युद्ध जीत भी गए तो क्या जानते हो कि पश्चिमी देशों पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि हम उन पर कब्जा नहीं करना चाहते। हम सिर्फ शांति चाहते हैं ताकि हम सब यहाँ आजादी से साथ रह सकें। ये कहकर हारून जोशुआ पर बंदूक तान देता है ताकि वो हमेशा के लिए अमेरिकी जासूसी का किस्सा खत्म कर सके। लेकिन तभी अचानक बाहर से आवाजें आती हैं। हारून तुरंत बाहर की तरफ भागता है। पता चला कि नोमैड स्पेस स्टेशन ने उनके बेस पर कई धमाके कर दिए हैं। इसी बीच अंदर कमरे में एल्फी चुपके से जोशुआ से मिलने पहुंचती है। वो मासूमियत से पूछती है, ये लोग कह रहे हैं कि तुम मेरी माँ को चोट पहुंचाना चाहते हो, क्या ये सच है? जोशुआ प्यार से कहता है, नहीं एल्फी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी माँ से एक बार मिलना चाहता हूँ। एल्फी उसकी आंखों में देखती है और पूछती है, क्या वो भी आपसे प्यार करती हैं? जोशुआ मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, तुम्हारी माँ ने मुझसे बहुत प्यार किया था और अब हमें बस उन्हें ढूंढना है। बाहर खड़े हारून को अचानक एहसास होता है कि जोशुआ वाले कमरे में कुछ गड़बड़ है। वो गन तानकर तेजी से अंदर घुसता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। असल में जोशुआ एल्फी की मदद से वहां से भागकर दूसरी बोट पर पहुंच चुका था, लेकिन हारून की गोलियों से बचने के चलते जोशुआ तुरंत ठंडे पानी में कूदना पड़ता है। हारून और उसके साथी रोबोट्स को लगता है कि जोशुआ पानी में कूदकर यहां से भाग निकला है। नोमैड के बढ़ते हमले को देखकर उनके पास रुकने का वक्त नहीं था, इसलिए वे तुरंत अपनी बोट को अपने मेन बेस की तरफ ले जाने लगते हैं। लेकिन वे इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि चालाक जोशुआ भागा नहीं था, बल्कि वो पानी के अंदर उनकी ही बोट के ठीक नीचे छिपा हुआ था और उसे पकड़कर चुपके से उनके साथ उनके सबसे गुप्त बेस की तरफ बढ़ रहा था। कुछ समय बाद वे सभी न्यू एशिया के सबसे गुप्त और मुख्य बेस पर पहुंच जाते हैं, जहां छिपकर रोबोट्स और स्थानीय लोग रह रहे थे। लेकिन वहां का नजारा बेहद दर्दनाक और गमगीन था। नोमैड के हालिया आसमानी हमलों के कारण चारों तरफ तबाही मची हुई थी। कई लोग बुरी तरह घायल थे और अनगिनत रोबोट्स के चीथड़े बिखरे पड़े थे। सबसे भावुक करने वाली बात यह थी कि वहां रहने वाले आम इंसानी बच्चे और बुजुर्ग उन तबाह हुए रोबोट्स को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे, क्योंकि वे रोबोट्स ही इस मुश्किल वक्त में उनके घरों का एकमात्र सहारा थे। विद्रोही रोबोट्स के सीनियर ऑफिशियल्स आपस में बात कर रहे थे कि इस पूरी जंग में उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह वो $1 ट्रिलियन का नोमैड स्पेस स्टेशन ही है, जो साक्षात यमराज की तरह उनके ऊपर मंडराता रहता है। वे सोच रहे थे कि उनकी आखिरी उम्मीद ये छोटी बच्ची यानी एल्फी ही है, जिसे विशेष रूप से नोमैड के सिस्टम को हैक करके उसे अंतरिक्ष में ही ब्लास्ट करने के लिए कोड किया गया है। लेकिन परेशानी ये थी कि एल्फी अभी बहुत छोटी है और उसकी इस इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने वाली जादुई पावर को पूरी तरह विकसित होने में अभी काफी समय लगेगा। अगर किसी तरह एल्फी को नोमैड के करीब पहुंचा दिया जाए तभी वो उसे तबाह कर सकती है। पर वे इस बात से भी दुखी थे कि उस मासूम बच्ची को खुद नहीं पता कि उसका क्या मकसद है। पास ही छिपा जोशुआ चुपके से उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। इसी दौरान वो देखता है कि कैसे वहां बचे हुए बड़े रोबोट्स अनाथ हुए इंसानी बच्चों को गले लगा रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं और ज्ञान की बातें सिखा रहे हैं कि कैसे सबको मिलकर एक दूसरे का सहारा बनना है और शांति से जीना है। ये देखकर जोशुआ के मन में रोबोट्स के प्रति नफरत थोड़ी कम होती है। देर रात को जब कमांडर हारून थका हारा एल्फी के पास ही गहरी नींद में सोया होता है, तब जोशुआ दबे पांव उस कमरे में दाखिल होता है। एल्फी की आंखों के सामने जोशुआ चुपके से हारून के पीछे बने बटन को दबाकर उसे स्विच ऑफ कर देता है। एल्फी को डरता देख जोशुआ धीरे से कहता है, एल्फी, मैंने इनको खत्म नहीं किया, बस कुछ देर के लिए टेम्परेरी ऑफ किया है। इसके बाद जोशुआ एल्फी का हाथ पकड़ता है और उसे माया को ढूंढने के लिए वहां से चुपचाप निकाल ले जाता है। उसी बेस के दूसरे हिस्से में थर की मिजाज का माहौल था।
जहां कुछ ठरकी रोबोट्स और इंसान आपस में जुआ खेल रहे थे और ताश के पत्तों पर सट्टा लगा रहे थे। तभी अचानक वहां एक इमरजेंसी अलार्म गूंज उठता है, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस की एक बड़ी टुकड़ी भारी टैंक के साथ उनके आखिरी बेस पर हमला बोलने के लिए बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। रोबोट्स तुरंत अपनी गन्स लोड करने लगते हैं। कमांडर हारून को भी फौरन ऑन किया जाता है। होश में आते ही हारून जब आसपास देखता है तो पाया कि एल्फी कमरे से गायब थी। हारून गुस्से में चिल्लाता है कि जोशुआ उस बच्ची को अपने साथ लेकर यहीं आसपास कहीं भागा है, और इससे पहले कि वे जोशुआ को ढूंढ पाते, बाहर अमेरिकी सेना के पहले चाल के रूप में स्मोक ग्रेनेड्स फेंक जाते हैं। बाहर तबाही का वो मंजर शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। न्यू एशिया के इस आखिरी बेस पर पेड़ों और बस्तियों को बेरहमी से कुचलते हुए अमेरिकी सेना का एक दैत्यकार फ्यूचरिस्टिक साइबर टैंक एंट्री मारता है। ये लोहे का दानव अंधाधुंध मिसाइलें, बारूद और गोलियां बरसा रहा था। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते हुए भाग रहे थे। जो लोग जान बचाने के लिए बोट्स में बैठकर समंदर के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे, अमेरिकी सेना उन पर आसमान से मिसाइलें दागकर उन्हें पल भर में समंदर के अंदर ही हवा में उड़ा रही थी। जोशुआ एल्फी का हाथ पकड़कर माया को ढूंढने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मासूम एल्फी से अपने इस रोबोटिक परिवार की तबाही देखी नहीं जाती। वो जोशुआ का हाथ छुड़ाकर उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। तभी एक जाबाज एआई रोबोट अपनी जान की बाजी लगाकर उस साइबर टैंक पर एक टाइम बॉम्ब सेट कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो रिमोट का बटन दबा पाता, वो वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन तभी वहां मौजूद एक समझदार बंदर फुर्ती से आगे बढ़ता है और जमीन पर गिरे उस रिमोट का लाल बटन दबा देता है। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ उस विशाल साइबर टैंक को भारी नुकसान पहुंचता है। बाकी बचे हुए एआई रोबोट्स भी उस जख्मी साइबर टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक आसमान से उनके ऊपर नोमेड की वो मनहूस नीली लेजर लाइट आकर टिक जाती है। रोबोट समझ जाते हैं कि अंतरिक्ष से नोमेड ने उन पर टारगेट लॉक कर लिया है और अब आसमान से साक्षात मौत बरसने वाली है। वे अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागते हैं। तभी एक एआई रोबोट भागकर एक जगह छिपने जाता है, लेकिन वो देखता है कि अंदर कुछ स्थानीय इंसानी महिलाएं और बच्चे पहले से ही डर के मारे दुब के बैठे हैं। मतलब वो अगर वो अंदर गया, बेगुनाह इंसान मारे जाएंगे। इसलिए रोबोट उन इंसानों को बचाने के लिए खुद वही तबाह हो जाता है। लेकिन कर्नल हॉवल अभी रुकने वाली नहीं थी। वो उस तबाह होती बस्ती में तबाही का दूसरा दौर शुरू करने के लिए साइबर टैंक से एक बेहद खतरनाक सुसाइड टाइम बॉम्बर रोबोट को एक्टिवेट करके भेज देती है। एआई रोबोट्स उस दौड़ते हुए सुसाइड बॉम्बर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, लेकिन मेटल की भारी शील्ड होने के कारण उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो दौड़ता हुआ सीधा उनकी बस्ती के बीच पहुंचता है और एक महाविनाशकारी धमाके के साथ वो उड़ा लेता है। चारों तरफ सिर्फ आग और चीखें बची थी। कर्नल हॉवल तुरंत वैसा ही एक और सुसाइड बॉम्बर रोबोट आगे भेजती है, लेकिन इस बार बीच रास्ते में खड़ी एल्फी अपनी आंखें बंद करती है और उस बॉम्बर रोबोट को बीच रास्ते में ही हैक कर देती है। साइबर टैंक के अंदर बैठी कर्नल हॉवल और अमेरिकी सोल्जर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उनका वो किलर रोबोट अचानक रुक कैसे गया। वो टाइम बॉम्बर रोबोट अब पूरी तरह से एल्फी के कंट्रोल में आ चुका था। वहां उस बच्ची के होने का खतरा भांपते ही कर्नल हॉवल तुरंत कैप्टन कॉटन को एल्फी को खत्म करने के लिए भेजती है। कैप्टन कॉटन तुरंत वहां पहुंचता है और बिना कोई रहम दिखाए सीधे एल्फी पर गोली दाग देता है, जिससे एल्फी जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। ठीक उसी वक्त वहां जोशुआ पहुंचता है और एल्फी को बचाने के लिए मजबूरन कैप्टन कॉटन पर गोली दागकर उसे वहीं ढेर कर देता है। एल्फी के बेहोश होते ही वो सुसाइड बॉम्बर रोबोट दोबारा एक्टिवेट हो जाता है और पुल पर एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन जोशुआ अपनी जान दांव पर लगाकर वक्त रहते बेहोश एल्फी को धमाके से सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। कमांडर हारून और बाकी सभी एआई रोबोट्स अपनी आंखों से जोशुआ का ये रूप देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि जोशुआ उनका दुश्मन नहीं है और वो एल्फी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वे बात करते हैं कि एल्फी को जल्दी होश में लाना होगा। रात के सन्नाटे में एआई कमांडर हारून जोशुआ को अब एल्फी का सारा सच बताता है। जोशुआ 5 साल पहले उस हमले से ठीक पहले माया प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने पहले ही अजन्मे
ने बच्चे के ह्यूमन एम्ब्रियो के जेनेटिक पैटर्न्स को लेकर एक मेमोरी चिप में ट्रांसफर कर दिया था और उसी से इस अद्भुत बच्ची एल्फी को क्रिएट किया गया था। हमले में माया का असली इंसानी बच्चा तो मर गया, लेकिन तुम्हारी और माया की उसी अंश को समेटे एल्फी आज हमारे सामने है। जोशुआ, तुम मानो या ना मानो, तुम इस बच्ची के जरिए हमारी एआई कम्युनिटी का हिस्सा बन चुके हो। हारून ये भी बताता है कि उस अमेरिकी हमले के बाद से ही माया कोमा में चली गई थी। अब अगली सुबह होती है। हारून एक एआई पंडित को कहता है कि वो जोशुआ और एल्फी को निर्माता यानी माया से मिलाने के लिए पहाड़ों के ऊपर बने एक बेहद पवित्र एआई टेम्पल में ले जाए। पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते वक्त जोशुआ का दिल भारी था। वो उन वादियों को देखकर पुरानी यादों में खो जाता है, जब वो कभी माया के साथ एक आम और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन आज वो अपनी ही बनाई तबाही के रास्ते पर चलकर अपनी पत्नी से मिलने जा रहा था। जैसे ही वो मंदिर पहुंचता है, उसका सामना एआई पुरोहित से होता है। वो बताता है हमले के बाद से ही निर्माता माया गहरे कोमा में है। 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो होश में नहीं आई और अब वो कभी कोमा से बाहर नहीं आ सकती। ये मौत से भी बदतर जिंदगी है जो वो काट रही है। वो बस अब इस शरीर को त्याग कर ही नया जन्म ले सकती है। जोशुआ तड़प कर पूछता है, तो तुम लोगों ने उसको इस दर्द से आजाद क्यों नहीं किया? उसे मार क्यों नहीं दिया? तब एआई पुरोहित रुआंसा होकर कहता है, हम सिमुलेट्स हैं जोशुआ, हमारी प्रोग्रामिंग हमें अपने निर्माता की जान लेने की इजाजत कभी नहीं देती। जोशुआ भारी कदमों के साथ वेंटिलेटर पर लेटी माया पर के पास जाता है। एल्फी अपनी माँ के गले लगते हुए रो रही थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ वापस आ जाए ताकि वे सब एक साथ रह सके, लेकिन माया का शरीर अब सिर्फ एक मशीन के सहारे सांस ले रहा था। माया की ये हालत देखकर जोशुआ अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोते हुए माफी मांगता है। उसे एहसास हो चुका था कि वो कितना गलत था। इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल होने से असली इंसान नहीं बनता, बल्कि इंसानियत तो अंदर के इमोशंस और प्यार से होती है, जो प्यार माया ने इन रोबोट्स के अंदर कूट कूट कर भरा था। ये एक बेहद भावुक और दर्दनाक पल आता है। जोशुआ भारी मन और कांपते हाथों से माया को इस बदतर जिंदगी के दर्द से आजाद करने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम के स्विच को बंद कर देता है और माया इस दुनिया को अलविदा कह देती है। तभी अचानक पूरे पहाड़ी इलाके में अमेरिकी सेना के सायरन और लड़ाकू विमानों की बहरे कर देने वाली आवाजें गूंज उठती हैं। अमेरिकी फौज भारी तादाद में दर्जनों फाइटर जेट्स के साथ इस जगह पर धावा बोल देती है। वे बिना किसी रहम के वहां मौजूद मासूम एआई पंडितों पर गोलियां बरसाकर उन्हें खत्म कर देते हैं। अमेरिकी सेना का मकसद अब पूरे न्यू एशिया में एआई के वजूद को जड़ से मिटाना था। कर्नल हॉवेल सीधे एआई मंदिर के अंदर दाखिल होती है, जहां जोशुआ और एल्फी मौजूद थे। वो जोशुआ पर बंदूक तानते हुए चिल्लाती है, जोशुआ गन नीचे गिराओ, मुझे निर्माता के पास जाने दो। जोशुआ नम आंखों से कहता है, अब कोई फायदा नहीं है कर्नल, वो मर चुकी है। ये सुनकर कर्नल खुश होकर कहती है, कोई बात नहीं, वो मर गई तो क्या हुआ, मैं उसके दिमाग से उसकी मेमोरी चिप निकालूंगी और उस पर रिसर्च की जा सकेगी। जोशुआ हथियार नीचे डालो, अगर तुम हमारी बात मानोगे तो हम तुम्हें अमेरिका में एक नेशनल हीरो की तरह पेश करेंगे जिसने दुनिया को निर्माता से बचाया। लेकिन जोशुआ अपनी गन नीचे नहीं गिराता। तभी वहां अचानक एआई कमांडर हारून एंट्री मारता है और सीधे कर्नल हॉवेल पर लॉन्चर तान देता है। अमेरिकी सैनिक तुरंत हारून को घेर लेते हैं, लेकिन हारून बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे कर्नल पर फायर कर देता है। अगले ही पल अमेरिकी सोल्जर्स हारून पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और वो नीचे गिर पड़ता है। लेकिन मरने से ठीक पहले हारून कर्नल हॉवेल पर मैग्नेटिक टाइम बॉम्ब चिपका चुका था। कर्नल हॉवेल मौत को सामने देख चीखने लगती है। तभी वहां खड़ी मासूम एल्फी अपनी हैकिंग पावर से बॉम्ब को फटने से रोक लेती है, लेकिन कर्नल के बेवकूफ सोल्जर्स इस बात को समझ नहीं पाते और उल्टा एल्फी पर ही बंदूकें तान देते हैं। ये देखकर जोशुआ एल्फी को बचाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और धड़ाम, अगले ही पल वो टाइम बॉम्ब एक भयानक धमाके के साथ फट जाता है, जिससे कर्नल हॉवेल के परखच्चे उड़ गए। चोटिल हारून जोशुआ से उम्मीद के साथ कहता है, नोमैड को खत्म कर दो मेरे भाई। जोशुआ भारी मन से अपनी पत्नी माया की मृतदेह को आखिरी बार अलविदा कहता है
और उस पर लगी मेमोरी चिप लेकर एल्फी के साथ मंदिर से बाहर आता है। बाहर निकलते ही अमेरिकी सोल्जर्स जोशुआ को घेर लेते हैं और उसका स्वागत करते हुए कहते हैं, सर आप हमारे हीरो हो, आपने निर्माता का खात्मा कर दिया, हम आपको सही सलामत वापस अमेरिका ले जाने आए हैं। जोशुआ उनकी बातों पर भरोसा कर लेता है, लेकिन तभी अमेरिकी सैनिक चाल चलते हैं। वे जबरदस्ती एल्फी को पकड़कर एक दूसरे मिलिट्री प्लेन में बंद कर देते हैं और जोशुआ को खींचकर दूसरे प्लेन में बिठाने लगते हैं। जब जोशुआ विरोध करता है तो एक अमेरिकी सोल्जर जोशुआ की वही पुरानी बात दोहराता है जो वो कभी दूसरों से कहता था, सर वो कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक एआई प्रोग्रामिंग है और कुछ नहीं। इसके बाद आसमान में घूम रहा नोमैड स्पेस स्टेशन एक्टिवेट होता है। वो अपनी विनाशकारी लेजर किरणों से पूरे पहाड़ी इलाके को स्कैन कर अंतरिक्ष से बैक टू बैक मिसाइलें दागकर पूरे इलाके को मलबे और आग के ढेर में तब्दील कर देता है, जबकि अमेरिकी फाइटर जेट्स वापस अमेरिका की तरफ उड़ान भर लेते हैं। कहानी अब सीधे अमेरिका के एक बेहद सुरक्षित मिलिट्री बेस पर पहुंचती है। अमेरिकी सेना का सुप्रीम कमांडर जोशुआ को एक बड़े से वन वे शीशे के सामने ले जाता है जिसके उस पार मासूम एल्फी कैद थी। कमांडर जोशुआ से कहता है, जोशुआ हमने इस एआई वेपन को शट डाउन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके डिफेंस सिस्टम की वजह से हम ऐसा नहीं कर पाए। ये लड़की सिर्फ तुम पर भरोसा करती है, इसलिए तुम्हें ही अंदर जाकर इसे ऑफ करना होगा। अगर हमने अपने दूसरे मिलिट्री तरीके अपनाए तो इसके लिए वो मौत बेहद दर्दनाक होगी। जोशुआ का दिल फटा जा रहा था। जोशुआ को देखकर एल्फी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो मासूमियत से पूछती है, क्या आप मुझे स्वर्ग भेज रहे हैं? जोशुआ कुछ बोल नहीं पाता और भारी मन से एल्फी को स्विच ऑफ कर देता है। एल्फी की आंखें बंद हो जाती हैं। कमरे से बाहर आने पर सुप्रीम कमांडर जोशुआ को बताता है, जोशुआ ये अभी सिर्फ एक बच्ची है, फिर भी इसकी हैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने की पावर इतनी ज्यादा है। सोचो जैसे जैसे ये बड़ी होगी इसकी ताकत कितनी भयानक हो जाएगी, इसलिए इसे मिटाना बेहद जरूरी है। इसे सीधे नोमैड स्पेस स्टेशन पर ले जाना भी हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम इसको ग्राउंड जीरो लैब भेज रहे हैं ताकि वहां इस पर पूरी रिसर्च करके इसे हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय किया जा सके। जोशुआ कमांडर से गुजारिश करता है, इसके इस आखिरी सफर में मैं भी इसके साथ जाना चाहता हूं। कमांडर ठंडी आवाज में कहता है, ये कोई फ्यूनरल नहीं है जहां तुम साथ जाओगे। लेकिन जोशुआ के लिए ये कुछ ऐसा ही था। भारी पुलिस सुरक्षा और बख्तरबंद गाड़ियों के काफिले के साथ एल्फी को ग्राउंड जीरो लैब की तरफ ले जाया जाने लगता है। जोशुआ भी उसी काफिले में मौजूद था। इसी दौरान सुप्रीम कमांडर को बायो स्कैनर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर मिलती है। खबर ये कि एल्फी ऑफ नहीं है, वो पूरी तरह होश में है। जोशुआ ने कमांडर को बहुत बड़ा धोखा दिया था। कमांडर सोल्जर्स को अलर्ट करता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोशुआ वैन के अंदर ही एल्फी को इशारा करता है, एल्फी नाउ। एल्फी पल भर में सुरक्षा काफिले की सभी गाड़ियों के डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह हैक कर लेती है। गाड़ियां अचानक बेकाबू हो जाती हैं और एक दूसरे से टकराकर पलट जाती हैं। जोशुआ और एल्फी इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर गाड़ी से बाहर निकलते हैं। वे भागते हुए टनल के ऊपर की छत पर चढ़ जाते हैं और उनकी नजरों से बच निकलते हैं। वहां से वे सीधे मेट्रो पकड़ते हैं और बिना वक्त गवाए सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। वे किसी भी हाल में अमेरिकी सरकार के चंगुल से दूर भाग जाना चाहते थे। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान एक एआई कियोस्क इंजन उनसे उनके पासपोर्ट और ट्रैवल डेटा की मांग करता है। पकड़े जाने का पूरा खतरा था, लेकिन एल्फी तुरंत उस डिजिटल सिस्टम को बैकएंड से हैक कर लेती है और बिना किसी सिक्योरिटी अलार्म के उन्हें प्लेन में बोर्ड करने की मंजूरी मिल जाती है। दोनों चुपचाप पैसेंजर प्लेन में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन अमेरिकी ऑफिशियल्स और सेना को भनक लग चुकी थी कि वे कॉमर्शियल फ्लाइट के अंदर सवार हो चुके हैं। वे तुरंत एयरपोर्ट स्टाफ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑर्डर देते हैं कि प्लेन को तुरंत वापस अमेरिकी रनवे पर लैंड करवाए। लेकिन जोशुआ और एल्फी का प्लान कुछ और ही था, कुछ बेहद ही खतरनाक। जोशुआ सीधे एल्फी के जरिए पूरे प्लेन के कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लेता है। अगले ही पल नीचे एयरपोर्ट ऑफिसर्स का प्लेन से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। प्लेन का ऑटो पायलट सिस्टम पूरी स्पीड से ऊपर आसमान की तरफ सीधे अंतरिक्ष में घूम रहे महाविनाशकारी नोमैड स्टेशन की तरफ बढ़ने लगता है।
इसी बीच प्लेन के अंदर लगे एआई अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए सभी पैसेंजर्स को बहुत ही शांत आवाज में मैसेज दिया जाता है कि कृपया घबराएं नहीं, एक तकनीकी इमरजेंसी के चलते प्लेन स्पेस स्टेशन की तरफ जा रहा है। कुछ ही समय में वो पैसेंजर प्लेन सीधे नोमैड स्पेस स्टेशन के विशाल लैंडिंग डेक पर जाकर सुरक्षित लैंड कर जाता है। वहां मौजूद सोल्जर्स तुरंत पैसेंजर्स को नोमैड के इवैक्यूएशन जोन की तरफ भेज देते हैं ताकि वे प्लेन में उन दोनों को पकड़ सके। अमेरिकी सोल्जर्स तुरंत प्लेन के अंदर धुएं वाले गैस बॉम्ब फेंक देते हैं और भारी हथियारों के साथ प्लेन के अंदर घुसते हैं, लेकिन जोशुआ चालाकी से प्लेन का इमरजेंसी गेट खोल देता है। अंतरिक्ष के वैक्यूम और तेज हवा के दबाव के कारण सोल्जर्स अनियंत्रित होकर एक के बाद एक सीधे बाहर दूर जा गिरते हैं और जोशुआ एल्फी उनके चंगुल से निकल जाते हैं। नीचे ग्राउंड जीरो लैब के कंट्रोल रूम से सुप्रीम कमांडर स्क्रीन पर चल रही इस एक हलचल पर बहुत बारीकी से नजर रखे हुए था। उसे स्क्रीन पर दिखता है कि जोशुआ वहां टाइम बॉम्ब सेट करके नोमैड को उड़ाना चाहता है। कमांडर पूरी तरह बौखला जाता है और गुस्से में कहता है, अब और इंतजार नहीं, नोमैड की सभी मिसाइलों को तुरंत न्यू एशिया के सारे एआई बेसिस पर लॉन्च कर दो। दुनिया के कितने ही मासूम लोग क्यों न मारे जाए, मुझे परवाह नहीं, लेकिन आज एआई रोबोट्स का नामो निशान मिट जाना चाहिए। उधर ऊपर नोमैड में जोशुआ एल्फी को बताता है, मैं यहाँ मिसाइल लॉन्च पैड पर एक टाइम बॉम्ब सेट करने जा रहा हूँ ताकि मिसाइल से नोमैड को तबाह किया जा सके। लेकिन इस पूरे नोमैड के सिस्टम को पूरी तरह ठप करने के लिए तुम्हें इसके मेन कंट्रोल सेंटर तक पहुंचना होगा। इसी बीच नोमैड के अंदर अलार्म बज जाता है और वहां मौजूद सभी साइंटिस्ट और स्टाफ को बाहर निकलने का ऑर्डर मिलता है। वे अपनी जान बचाकर एस्केप कैप्सूल्स के जरिए स्पेस स्टेशन से भागने लगते हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका था और एक के बाद एक कई सारी महाविनाशकारी मिसाइलें न्यू एशिया को राख करने के लिए लॉन्च हो गई थी। इस महाविनाश को रोकने के लिए एल्फी तेजी से दौड़ती हुई नोमैड के मेन सेंटर कंट्रोल रूम में पहुंचती है और वहां बैठकर अपनी आंखें बंद करती है और उसकी जादुई मानसिक तरंगे सीधे नोमैड के सिस्टम में घुस जाती हैं और पूरा स्पेस स्टेशन हैक हो जाता है। नीचे ग्राउंड जीरो लैब के कंप्यूटर्स का नोमैड से कनेक्शन टूट जाता है। कई मिसाइलों का लॉन्च होना कुछ देर के लिए रुक जाता है। एल्फी द्वारा बनाए गए इसी चंद मिनटों के मौके का फायदा उठाकर जोशुआ फुर्ती से मिसाइल के ऊपर 10 मिनट का एक घातक टाइम बम फिट कर देता है। जैसे ही जोशुआ का काम पूरा होता है, एल्फी कंट्रोल रूम से बाहर निकलती है, जिससे उसका हैकिंग कनेक्शन हट जाता है और नीचे ऑफिसर्स का नोमैड पर कंट्रोल वापस आ जाता है। वहां से भागते वक्त एल्फी की नजर नोमैड के एक सीक्रेट रिसर्च रूम पर पड़ती है, जहां अमेरिका ने न्यू एशिया से लाए गए कई एआई रोबोट्स के मॉडल्स को रिसर्च के लिए रखा हुआ था। सामने उसकी मां माया का हूबहू कॉपी मॉडल रखा हुआ था, वही चेहरा, वही रूप। मासूम एल्फी अपनी मां को देखकर भावुक हो जाती है। वो अपनी मां से मिलना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी। इसी उम्मीद के साथ एल्फी मेमोरी चिप निकालती है जो उसने पहले अपनी मां के असली दिमाग से स्कैन की थी और उसे उस एआई मॉडल के सिर में डाल देती है। लेकिन बदकिस्मती से लाख कोशिशों के बाद भी वो मॉडल नहीं जागता और उसकी आंखें बंद ही रहती हैं। एल्फी का दिल टूट जाता है। उसके पिता जोशुआ की जान खतरे में थी क्योंकि अंतरिक्ष के लो प्रेशर और जहरीले धुएं के कारण जोशुआ का ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से गिर रहा था और वो बेहोश होने वाला था। लेकिन एल्फी दौड़कर जोशुआ को एक सुरक्षित ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर डाल देती है ताकि वो चैन से सांस ले सके। ठीक इसी समय नीचे जमीन पर नोमैड की स्कैनिंग और टारगेटिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है। कयामत की मिसाइलें न्यू एशिया के शहरों और बेसिस की तरफ पूरी गति के साथ बढ़ रही थी। तभी नोमैड के अंदर एक और खौफनाक मोड़ आता है। भागने से पहले लैब के वैज्ञानिकों ने नोमैड का आखिरी सबसे घातक ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था, एक जायंट ऑक्टोपस रोबोटिक आर्म। लोहे के कटीले हाथों वाले इस दानव ने चैम्बर के बाहर खड़े जोशुआ और एल्फी पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। वो विशाल रोबोटिक आर्म जोशुआ को हवा में जकड़ लेती है और उसकी हड्डियां चटकाने लगती है। वो रोबोट उसे बस मार ही डालने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर एल्फी ऑक्टोपस रोबोट को हैक कर लेती है, अपने पिता की जान बचा लेती है। तभी अचानक टाइम बॉम्ब का समय पूरा होता है और एक जोरदार धमाके के बाद नोमैड अब पूरी तरह तबाह होने वाला था
क्योंकि वहां मौजूद बारूद में आग लगने के एक बाद एक महाविनाशकारी विस्फोट हो रहे थे। जबकि उधर नीचे जमीन पर न्यू एशिया के लोग, रोबोट्स और सिमुलेट्स आसमान से अपनी तरफ आ रही मिसाइलों को देखकर विनाश के डर से कांप रहे थे। लेकिन तभी अचानक ऊपर नोमैड के तबाह होते ही मिसाइलों का कनेक्शन पूरी तरह कट जाता है और वे सभी खतरनाक मिसाइलें बिना किसी तबाही के सीधे जमीन पर गिर जाती हैं। नीचे रहने वाले सभी लोगों और रोबोट्स की जान बच जाती है और जमीन से आसमान में नोमैड की भयानक तबाही साफ देखी जा सकती थी। ऊपर स्पेस स्टेशन पर चारों तरफ लगी आग और धमाकों के बीच जोशुआ और एल्फी कांच के शीशे को खोलने की कोशिश करते हैं ताकि एस्केप कैप्सूल के जरिए ये से भाग सके, लेकिन बदकिस्मती से वे मजबूत कांच के शीशे को चाहकर भी नहीं तोड़ पाते। जोशुआ समझ जाता है कि अब उनका बच पाना नामुमकिन है, इसलिए वो भारी मन से रोती हुई एल्फी को अकेले ही जाने को कहता है। एल्फी फूट फूट कर रोती है क्योंकि मां के बाद अब उसके पिता भी उसे छोड़कर जा रहे थे। लेकिन कैप्सूल एल्फी को लेकर धरती की तरफ रवाना हो जाता है और पिता उसी जलते स्पेस स्टेशन में ही रह गया। तबाही के इन आखिरी पलों में जोशुआ को अंदर माया का वही एआई सिमुलेट मॉडल खड़ा दिखाई देता है। माया जोशुआ को देखकर खुश होती है और दोनों एक दूसरे को गले लगते हैं। 5 साल का इंतजार और अद्भुत एआई तकनीक के जरिए ही सही वे एक दूसरे से आखिरी बार मिल पाए। अगले ही पल पूरा नोमैड स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में राख का गुबार बनकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। धरती पर सुरक्षित लैंड करने के बाद एल्फी आसमान में टूटकर जलते हुए $1 ट्रिलियन नोमैड के मलबे को गिरते देखती है। माता पिता को खोने का दुख उसकी आंखों में साफ था, लेकिन वही दूसरी तरफ न्यू एशिया की बस्तियों में जश्न का माहौल था। नोमैड जैसी महाविपत्ति के खत्म होने से न्यू एशिया ये ऐतिहासिक जंग जीत चुका था। अब हमेशा हमेशा के लिए इंसानों और रोबोट्स के बीच का खतरा टल चुका था और वे एक साथ शांति से रह सकते थे। इस नई सुबह और अपने माता पिता के दिए बलिदान को देखकर एल्फी के उदास चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और इसी खूबसूरती के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम अलग अलग तरह की शानदार फिल्में जबरदस्त अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, और एक लाइक भी कर देना क्योंकि ये हमें और ज्यादा मोटिवेट करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।